बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, विफाकी बजट तजवीज़ पर पार्लियामान में बहस जारी है। कौमी असम्बली और सेनेट में मुख्तलिफ अरकान असम्बली इन बजट तजवीज़ के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं और हमने देखा कि आज भी इस हवाले से बहस मुबाहिसा रहा। सेनेट की कायमा कमेटी ने 128 सिफारशात इन बजट तजवीज़ से मुतल्लिक तजवीज़ की हैं, जिन्हें आज सेनेट ने कसरत राय से मंजूर करके कौमी असम्बली को भिजवा दिया। इस मौके पर जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के सरबराह हैं सलीम मांडीवाला साहब, उन्होंने बताया कि सेनेट में अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड जो मेंबरान थे उन्होंने इन तजावीज़ पर अपनी जो सिफारशात हैं वो मुरतब की हैं, जिनमें जो मोटी बातें हैं वो ये कि स्टेशनरी आइटम्स पे जो आय टैक्स है इसे वापस लेने, मार्केट में फ़रोख्त होने वाली तमाम अशिया पर कीमत शाये करने यानी प्रिंट करने, ज़रूरी आमदनी पर टैक्स लगाने, मोबाइल फ़ोन्स पर इजाफी टैक्स वापस लेने, इसके अलावा तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स लगाया गया है इसे वापस लेने और जो कम से कम उजरत है इसे 37,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपए मुकर्रर करने और IPPs यानी जो आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ जो मुआहदात हैं उस पर नजरसानी के हवाले से सिफारशात दी गई हैं। इस मौके पे सेनेट में टैक्स से बजट से मुतल्लिक बहस को समेटते हुए वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा कि इस तमाम सिफारशात को संजीदगी से गौर किया जाएगा और जब वो कौमी असम्बली में अपनी वाइंडिंग अप स्पीच देंगे तो फिर इससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये जो 128 प्रपोजल्स गई हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान से कसरत राय से मंजूर होकर इनमें से कितनों को एकोमोडेट किया गया है। तो ये तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आपके इल्म में है कि ईद के बाद से ही अगले रोज़ से ही बजट पर आम बहस का आगाज़ हो गया है। इसके अलावा एक और अहम खबर ईद के बाद जो सामने आई वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कौमी एपेक्स कमेटी का वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वज़रा, तमाम वज़रा आला, तीनों सर्विसेज चीफ्स और जो मुतल्लिका हुकाम है उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के अफरीद का मुकाबला करने के लिए जो ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम है इस मुहिम को दोबारा से मुतहरक करने की मंजूरी दी है। इन नुकात पे प्रोग्राम सोचते कि आज हम डिस्कस करेंगे। जो मौजूद मेहमान शख्सियात मेरे से शरीक गुफ्तगू हैं उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं और ज़ाहिर बात है एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब ने, सर आपका बहुत शुक्रिया नवाजिश प्रोग्राम सोचते के लिए वक्त निकालने का। मेरे साथ नशिस्त कर रहे हैं ज़फ़र महमूद साहब, हेल्थ सेक्टर से आपका ताल्लुक है और फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस के साथ भी डील करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया ज़फ़र महमूद साहब। और स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं मेहताब हैदर साहब, कुछ ही देर में कुर्सी पर भी बारजुमान हो जाएंगे। सीजन इकोनॉमिक रिपोर्टर हैं और इस बजट के हवाले से आप इनकी खबरें अखबार में पढ़ते और तज़िये सुनते हैं, उनको भी हमने वेलकम कर दिया है। तीनों मौजूद को फॉर्म में वेलकम। मैं मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। जिस दिन बजट आई थी ये प्रपोजल आपसे हमने तवील नशिस्त की थी, उसमें आपने बड़े अहम नुकात उठाए थे। अब ये सिफारशात भी आई हैं और चौथा दिन है कि कौमी असम्बली में भी ज़ेर बहस है बजट। क्या कहेंगे अब तक जो स्पीचेज आई हैं, बिलखुसूस हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बैकआउट भी ख़त्म किया और कल पहली दफ़ा कौमी असम्बली में मुंतखब होने वाली आसिफ भुट्टो साहबा ने भी खिताब किया। क्या कहेंगे अब जो प्रपोजल्स आ रही हैं? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि मैं बड़ा खुश हूँ कि उस दिन आपके प्रोग्राम में जो जो चीज़ें हमने क्रिटिसाइज़ की थी, जिन पे रिजर्वेशंस हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात एक्सप्रेस किए थे, वो सेनेट की कायमा कमेटी ने वो तमाम चीज़ें तकरीबन एक दो के अलावा एड्रेस भी की हैं और उसका सलूशन भी दिया है। हम भी 2 दिन तो हमने, आपको पता है कि एब्सटेन किया था, उसके बाद हम बाकायदा बजट बहस में शरीक हैं और पहली बजट बहस पीपी पार्टी की मेरी थी, डिबेट जो मैंने की थी जी। हमने उन्हें ये बतलाया कि देखें ये बजट में सिर्फ एक डायरेक्शन नज़र आती है और वो डायरेक्शन है रेवेन्यू वसूली की। 3,500 अरब इजाफा, आप 40% इजाफा इकोनॉमी GDP ग्रोथ तो कह रहे हैं 3%, 3.5% ग्रो करें, लेकिन आप रेवेन्यू उससे लेने की बात कर रहे हैं 40% ज़्यादा, 3,500 अरब रुपए, जो 12,900 अरब रुपए तक हो जाएगा, जो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। फिर आप यही करेंगे, छुरियाँ चलाएंगे, सनत बैठेगी, गरीब आदमी चीखेगा। हमने जिन चीज़ों की मुखालफत की और हमने तजावीज़ दी
और मेरी उनसे भी बातचीत होती रही, औरंगजेब साहब से और अच्छा। अली मलिक साहब से। He is receptive to these to your proposals? बिल्कुल सर, वो अच्छा। उन्होंने कहा है कि हम सेनेट की तजावीज़ पे भी पूरा गौर करेंगे, और हमारे यहाँ जो कौमी असम्बली की में तजावीज़ दी गई हैं उनको भी अली मलिक ने एक एक नोट कराया और उस पर भी बहस होगी। जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कहना वो ये है कि गरीब आदमी को हमने कहा वो तो पिसा हुआ है, महंगाई आपकी चली गई थी पहले 30% से, अब जो आप बड़ा फखरिया कहते हैं 12% आई है, लेकिन अब 12% से दोबारा 35 होगी, क्योंकि आपने दूध पे पाउडर मिल्क पे और वो proposal में लगा दूध दिया है, पाउडर मिल्क पे भी जो टैक्सेस को वापसी उस पे का आज बात हुई और दूध मैन्युफैक्चरर्स करने वाले हमसे मिलने आए थे, वो कहते हैं जी 50 रुपए फी लीटर दूध बढ़ जाएगा। और मैंने उनसे पूछा डू इंटेंड टू ट्रांसफर ऑल दिस बर्डन टू ए Consumer? सारिफ, कंज्यूमर कहते हैं यस। अच्छा, तो हाँ, तो ये ख्याल में ना रहे कि वो अपने ऊपर लेंगे हिट। अपना प्रॉफिट वगैरह से उसको ले लेंगे। फिर हमने कहा टेलीफोन पे आप ख़त्म करें, आपने मोबाइल पे, वेजेस हाँ। पे वो एक तरफ तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ तनख्वाहदार तबके पे आप टैक्सेस लगा रहे हैं, क्या खेल, ये गिमिक्स नहीं होनी चाहिए, हमें अपने आवाम के साथ स्ट्रेट होना चाहिए। मैंने कहा वो भी सही नहीं है। फिर हमने उनको ये भी किया कि दूध की अगर आपने लगाना है तो फेज़ वाइज करें, ग्रेजुअल करें, 3 फेजेस में करें कि इस बार इतने % बढ़ा दिया, दूसरे साल इतने बढ़ा दिया, तीसरे साल इतने बढ़ा दिया, ठीक है। वी आर ऑल आउट। बट अगर आप एकदम से 70 साल की इरेगुलेटरीज ग्रे इकोनॉमी जो साथ साथ चल रही है उसको आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बनाने के चक्कर में हर चीज़ सही कर देंगे तो हर चीज़ सही हो जाएगी, लेकिन बंद होने के बाद, क्योंकि इंडस्ट्री में उन्होंने जैसे वो करा है कि 1% फिक्स रिजीम पे बहुत रेजिस्टमेंट। मेरे पास एप्टमा से रिप्रेजेंटेशन आई, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आई और कराची चैम्बर की पूरी। आज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की भी मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, उस पर भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एप्टमा के प्राइम मिनिस्टर से मिलके गए जी जी, और उन्होंने कहा है कि सर आप 1% के बजाय चलें 1.5% फिक्स टैक्स ले लें, ओके, लेकिन हमें आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में ना धकेलें। वहाँ तो फिर हम असेसमेंट ही कराते रहेंगे, अपीलें करते रहेंगे, हम मार्केटिंग प्रोडक्शन नहीं करेंगे। एक्सपोर्टर को आपने यही तो सोच के फिक्स टैक्स रिजीम में दिया था कि वो एक लमसम अमाउंट ले लें ओके। और उनको मैं कंसंट्रेट दोबारा लौट करने के आऊंगा दें। तो वो बिजली के नर्ख भी जो कम किए थे प्राइम मिनिस्टर जी, साहब अब ने, वो एक चीज मैं 10 जरूर रुपए बतलाऊंगा 34 पैसे कि मेरे ख्याल में उन्होंने कम किए हैं। 240 अरब रुपए का ये क्रॉस सब्सिडी थी। अनवर, क्रॉस सब्सिडी के माने आपने रेसिडेंशियल कंज्यूमर को ये सस्ता करने के लिए इतना बर्डन इंडस्ट्री पर डाल दिया था, ये क्रॉस सब्सिडी कहलाती है। तो इंडस्ट्री ने कहा भाई हमें क्या जरूरत है, और ये फेल मॉडल है, किसी एक सेक्टर को आप चीपर बनाने के लिए दूसरे सेक्टर को महंगा बना दे। ठीक है, तो वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुशाइन बात है, वो उन्होंने इसको कंसिडर भी किया। 240 अरब रुपए की बिजली सस्ती की गई है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को, और उसके मुकाबले में सारिफ पे वो कहते हैं बोझ नहीं पड़ेगा। तो इसके माने या तो वो हिट खुद लेंगे या 5 रुपए की शायद 5 रुपए 72 पैसे में हमें सारिफ का जो है उसको उस पे देंगे है। सारिफ जी, को, यकम जुलाई से। बाकी वो खुद लेंगे। ओके, जफर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, बताइएगा इस हवाले से आपके क्या इंप्रेशंस हैं। और चूंकि डिबेट तो हमने कहा पार्लियामान में चल रही है, लेकिन जितने कारोबारी हल्के हैं, जितने सहाफ़ी हल्के हैं, सियासी हल्के हैं, उनमें भी बजट जो है उस पर डिबेट हो रही है। ज़ाहिर बात है एवरीबॉडीज़ लाइफ इज़ इफेक्टेड बाय बजट। आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो अब तक की डिस्कशंस हो रही हैं पोस्ट बजट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त भी टैक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है सैलरीड पीपल और बिजनेसमैन की है, और बिजनेसमैन इस वक्त स्पेशली अगर देखे जाए तो ओवरऑल सब ज़्यादा इम्पैक्ट भी हो रहा है। और जिस तरीके से टैक्स रेट का इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ हो रहा है, ख़ासतौर पर अगर हम हेल्थ सेक्टर्स को देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर एडिशनल टैक्स आयद किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो मेडिकल डिवाइसेस और एक IVD इन विट्रो डायग्नोसिस जो लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है उसके अंदर 18% प्लस 3%, तो 21% का इंक्रीमेंटल सेल टैक्स ऐड किया गया है। 18% तो GST है ना, प्लस वो क्या 3% है? एडिशनल सेल टैक्स। अच्छा वो एडिशनल तो सेल्स 21% एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट। तो ये हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें मोर देन 90% जो है इम्पोर्ट ड्रिवन है। हमारी कोई $1 बिलियन प्लस की इम्पोर्ट है इसमें, जिसके अंदर अगर आप देखें तो हेपेटाइटिस C जो पाकिस्तान के अंदर बड़ा कॉमन इन्फेक्शन है, इसी तरीके से ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, डेंगू है, ख़ास तौर पे कार्डिक अगर देखें तो कार्डिक स्टंट्स हैं। होम केयर के अंदर जो डिवाइसेस हैं, जो आपको डायबिटिक केयर के लिए आपको शुगर मीटर्स हैं, इन सब की जो प्राइस है डेट विल बी इंक्रीज बाई आप समझे 25 से 30% तो बढ़ जाएगी।
ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी आई थिंक वी नीड इट एंड देयर आर द स्टेप्स, ये वो स्टेप्स हैं जिससे आपकी इकॉनमी बेहतरी, आपके पास और कोई सोर्सेज नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने के, बट एट द सेम टाइम आपको वो देखना है जिससे एक आम आदमी कम से कम इम्पैक्ट हो। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे मेरे ख्याल में हेल्थ और तालीम, इनको जितना भी बजट के अंदर रिलीफ दिया जाए जिससे एक आम आदमी की लाइफ जो है वो किसी हद तक कंफर्टेबल रह सकती है। तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हेल्थ के लिए अगर तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में देखें तो 10 से 15% ऑफ देयर जीडीपी दे स्पेंड करते हैं। पाकिस्तान अगर 60 कंट्रीज़ के अंदर भी देखें तो वी आर एट द बॉटम, वी आर स्पेंडिंग लेस देन 1% ऑफ जीडीपी ऑन द हेल्थ। तो पहले ही हेल्थ एक इग्नोर्ड सेगमेंट है, और जब आप इस तरह के 25-30% टैक्स इम्पोर्ट्स हो जाएंगे तो और जो लोकल पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर बजट्स हैं वो आपके स्क्वीज हो गए, क्योंकि आप उसके ये अब तो वैसे ही तो ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है ना जी हेल्थ, बिल्कुल ऐसी है। तो वो उस पे भी हम आएंगे क्योंकि सूबाई बजट्स भी आ ये गए हैं। सूबाई बजट्स तो भी क्या आ गए। उसमें इतनी ये कुछ दिया गया है? फेडरल, ये सब पे लगेगा जो इम्पोर्ट लेवल पे है। ओके, नहीं लेकिन जो आपने कहा कि जो हेल्थ बजट के लिए जो एलोकेशंस होती हैं हमारी बहुत कम है एट द सार्क लेवल, एट द इंटरनेशनल लेवल, क्या सूबाई हुकूमतों के जो बजट्स आए हैं उसमें एलोकेशंस ठीक ठाक की गई हैं हेल्थ के लिए? क्योंकि ये तो अब 18वीं तरमीम का डिवॉल्व सब्जेक्ट हो गया है ना। ऐसे ही कह रहे हैं, पंजाब में कोई 13-14% का इंक्रीज है एज कम्पेयर, लेकिन जब आप बात करते हैं इन्फ्लेशन की और बात करते हैं अगर डीवैल्यूएशन की, जो डॉलर्स की, उसके बाद जब आप ये सेल टैक्स वगैरह की इम्पोज करें तो अगर आप देखेंगे तो विद इन सेम बजट जब हम 15% इंक्रीमेंटल बजट के साथ भी यू विल बी एबल टू सर्व वेरी फ्यू पीपल, लेकिन 25-30% कम लोगों को आप सर्व कर सकेंगे। खास तौर पे कार्डिक स्टंट्स हैं, पेस मेकर्स हैं, इस किस्म की जो कार्डिक सर्जरीज हैं, पाकिस्तान आज भी उन कंट्रीज़ के अंदर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ जो है वो कार्डिक से है, मेजर काज ऑफ द डेथ। तो जब आप इस किस्म की जो प्राइमरी केयर की बात है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आता है, तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि प्राइमरी हेल्थ केयर की जो चीज़ें हैं जिसके अंदर डिवाइसेज हैं या इस किस्म की जो प्रोडक्ट हैं उनको एग्जाम्प्ट किया जाए, एग्जाम्प्ट किया जाए। ठीक है, आपकी बड़ी साहिब राय है। मेहताब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने तमाम बहुत से बजट्स पहले भी देखे, ये बजट आया है और इस वक्त इस पर डिबेट हो रही है, आप एज ए इकनॉमिक जर्नलिस्ट किस तरह देखते हैं? और ये जो 128 के करीब प्रपोजल सिफारशात सेनेट की कायमा कमेटी ने अब मंजूर कर लिए, सेनेट कौमी असम्बली को भेजा, ये अकोमोडेट होंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो एक कॉन्टेक्स्ट है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि सर ये बजट पेश करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो तो है कि हुकूमत ने अपनी एक डायरेक्शन जो है वो दिखानी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक IMF का प्रोग्राम लेना है। यस। और IMF का प्रोग्राम, क्या हम इस तरह का बजट पेश करने में और पास करवाने में कामयाब होंगे जो कि अलाइंड हो विद द कंडीशनैलिटीज़ ऑफ द IMF? ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको मैं बताऊं, देखें, बातें आप जितनी दिल कर लें, अल्टीमेटली IMF का प्रोग्राम ही मेरे ख्याल में हमारे पास ऑप्शन है। और ये फाइनेंस मिनिस्टर की आप ये देखें कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है सिवाय इसके कि हम IMF के पास वापस जाएं। एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। दूसरा ये है कि जो सेनेट की रिकमेंडेशंस हैं सर, अगर माजी को देखा जाए, माजी में काफ़ी, अगर पिछले 5-10 साल को आप देखें तो कुछ टेक्निकल और कुछ बहुत कंसेंसस डेवलप किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में 2-3-4% से ज़्यादा उन प्रपोजल्स अकोमोडेट नहीं होती ना, वो बाइंडिंग नहीं होती। चूँकि बिल्कुल आप ठीक कह रही है। तो अभी देखना ये है कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में क्या क्या चीज़ है। मसलन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, चूँकि इख्तियार बेग साहब ने भी इसके बारे में बात की है। एक्सपोर्टर्स जो है, मुझे लगता है कि वो अपने आप को दोबारा बचा लेंगे, वो सादा अल्फाज है ना, सादा लोगों को समझ भी तो है ना। जी, मैं बिल्कुल के बजाय 1.5 खुद से ऑफर करते हाँ, वो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं, इस टाइम 2% या 3% की बात हो रही है। कितनी? 2% या 3% नॉर्मल रिजीम के बजाय। अभी देखना ये है कि फाइनल उसमें क्या निकलता है। दूसरा, जो टीचर्स और रिसर्चर्स हैं, ओके, उनके लिए चूंकि उनका, अगर आप इजाजत दें तो खुरम साहब का भी जी प्लीज नजर लेते, लेकिन आपने हम बात की, लेकिन आपने ये, मैं थॉट छोड़ने जा रहा हूँ क्या लेंगे सादा अल्फाज से, लेकिन खुरम दस्तगीर साहब, सर बहुत शुक्रिया, नवाजिश मेहताब हैदर साहब हैं, उनकी बात भी हम सुन रहे थे, दोबारा उनके पास लौट के आएंगे। खुरम साहब, मेरी आवाज आ रही है? सर जी आ रही है। सर, जिस दिन बजट पेश हुआ था उस दिन आपसे बात हुई थी तो आपने अपना तज्जिया दिया था। अब सर इस पे इन डेप्थ एनालिसिस हो रहे हैं, मेरे ख्याल में आपने भी पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़ लिया होगा, तो एज फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर, फॉर्मर एनर्जी मिनिस्टर, किस तरह देख रहे हैं ये? सेनेट ने कोई 128 के करीब सिफारशात भी आज मंजूर की हैं,
मैं यही सवाल कर रहा था, उसमें तो कहा गया है कि चाहे वो तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो स्टेशनरी पे टैक्स है, चाहे वो मोबाइल पे इजाफी टैक्स है, चाहे वो मिनिमम वेजेस हैं, चाहे वो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन पे नजरसानी की जरूरत है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जी, बजट जो पेश किया है गवर्नमेंट ने, वो तो जो हमारे लगे बंदे बजट के फ्रेमवर्क है उसके अंदर ही है। और कोशिश जाहिर है की गई कि जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसकी एलोकेशन को बढ़ा के अब वो तकरीबन 600 अरब रुपए हो गई है जी। तो इस तरह के जो स्टेप्स लेकर कोई गरीबों को रिलीफ दिया जाए। लेकिन ओवरऑल जो बजट में जो कोशिश इन्होंने की कि जितनी भी एग्जाम्पशंस हैं उन्हें खत्म किया जाए सर। अब वो एग्जाम्पशंस जो हैं वो आम तौर पे अखबारों में और मुख्तलिफ जगहों पे तस्दीक दे देखें जी इतने अमीरों को एग्जाम्पशंस दे दी इतने 100 अरब रुपए की, लेकिन वो बाद एग्जाम्पशंस बड़ी जरूरी हैं और उनको जस्टिफाई गवर्नमेंट को करना चाहिए। जिस तरह मैं कहूँगा किताबों के ऊपर या पैकेज दूध के ऊपर या एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो एक उनको दोबारा एक नॉर्मल जो टैक्स नेट है उसके अंदर लाया गया है। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसपे बात बजा तौर पे बन रहे हैं और मेरी ये तवक्को है कि वजीर खजाना जो है वो जब अभी बहस मुकम्मल होगी और वो दोबारा फाइनल अपनी शेप लेकर आएंगे फाइनेंस बिल में, ये बहुत सारी जो इसमें जो एग्जाम्पशंस वापस की गई बजट में उनको बहाल करेंगे। अच्छा। और इस पर भी कुछ सोच होनी चाहिए जो अभी तक नहीं समझ आई कि जो एक्चुअल एग्जाम्पशंस थी, जो कहा जी अशराफिया को एग्जाम्पशंस दी गई हैं, उनमें से कितनी के ऊपर जो है वो अब रिकवरी होगी, क्योंकि बजट जो है वो उसमें तो मुझे महसूस हुआ कि एक हमारा रवायती तरीका है उसी के अंदर कोशिश की गई और वजीर खजाना कम से कम इस बात पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने नंबर्स में कोई फर्जिक नहीं की और बराह रास्त जो नंबर थे वही स्ट्रेट फॉरवर्ड वो लेकर आए हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्हें जिस क्रिएटिव थिंकिंग की हमें तवक्को थी वो इस बजट में कम नजर आई है। सर, अब आप लोगों के एलाइज हैं पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो टोकन वो से एब्सटेन कर रहे थे वो ख़त्म होकर अब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल आसफा भुट्टो साहब ने भी स्पीच की और उन्होंने बड़ी कड़ी तकीद की है, वो आपके एलाइज हैं। उन्होंने कहा है कि नया ये जो बजट है ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, PMLN के बहुत स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, ज़ाहिर बात है ये आप लोगों की हुकूमत का पहला बजट है। अगर आपकी मेन अलाई ये कह रहे हैं कि अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता तो इसको फिर आप किस तरह एक्सप्लेन और जस्टिफाई करेंगे? जी, पहले तो मेरी ये तवक्को है कि इंशाल्लाह जब बजट अपने फाइनल पैसेज पर आएगा तो पीपल्स पार्टी की भरपूर हिमायत जो है वो इस लेजिस्लेशन को हासिल होगी। और पीपल्स पार्टी का जो उनका एक रवैया है वो यही है कि उन्होंने जो आईनी ओहदे हैं उनका गलबा तो हासिल कर लिया, लेकिन जिम्मेदारी का मलबा वो उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल वो अगर सदर मुमलिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के हैं और बहुत कलीदी ओहदे पर उनकी अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, तो लिहाजा उनको इस बजट की जिम्मेदारी का बोझ जो है वो उठाना है। और इस बात पर भी है कि लेकिन वो कहते हैं हमसे तो मुशावरत नहीं की गई ना सर, कथा कलाम की माजरत, वो कहते हैं हमसे तो मुशावरत ही नहीं की ना। मुशावरत का काम तो वजीर आजम और उनके वज़रा का है। मेरी तवक्को है कि अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो वो बजट की जो बहस मुकम्मल होने से पहले उसे पूरी कर लेंगे। लेकिन इशू यही है कि ये पाकिस्तान की जो पूरी फिस्कल लैंडस्केप जिसको हम बोलते हैं सर, वो अब एक फर्क माहौल में है जिसमें अब हमारे पास कोई ऐसा इंटरनेशनल पार्टनर नहीं है जो हमें इमदाद दे हर साल 1 से 2 अरब डॉलर की, जिसकी बुनियाद पे हमारे बजट जो है वो अपने बैलेंस में आ जाए। तो हमें अब अपने पैरों पर खड़ा होना है और एक ऐसा शख्स जिसको अपने पैरों पे खड़े होने की आदत ना हो उसके लिए पैरों पर खड़े होना हमेशा तकलीफ दे होता है। खुर्रम साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब में कहा कि वो इस बात का अहद कर रहे हैं कि यह आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, क्योंकि महताब हैदर साहब का कहना है कि इस बजट को उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि हमने IMF के प्रोग्राम में जाना है। साथ में प्राइम मिनिस्टर का ये जो अज़्म है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप क्या समझते हैं कि आप डू यू ऑल्सो शेयर द ऑप्टिमिज्म और जो अहद किया है PM साहब ने कि यह आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, पाकिस्तान का यह इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम होगा? जी, पहली बात यह कि जो सारे जिस एग्जाम्पशंस का आपने जिक्र किया है और कहा है कि इसको रिव्यू करेंगे,
लेकिन हकीकत ये है कि ये एग्जाम्पशंस खत्म करने की सबसे डिमांड जो है वो IMF की है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जितना अपना मैक्सिमम रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है वो अटैक करे, और उस पर जितनी कोशिश होगी इंशाल्लाह हुकूमत अमल करेगी। लेकिन ये जो वादा है अनवार साहब के ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, इसके लिए सिर्फ बजट काफी नहीं है, इसके लिए पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहिए, जिससे वो हुकूमत में और सिर्फ सूबाई नहीं, वफाकी नहीं, सूबाई हुकूमतों में भी वो यकसुई हो कि हमें पाकिस्तान को इकोनॉमिक ग्रोथ देनी है और नया रोजगार देना है। ये अगर मुस्तकिल जो है वो इंतशार रहेगा, मुस्तकिल तौर पे एक तफरीक रहेगी, और इसीलिए आपने देखा है कि जो चीन के अभी एक वजीर तशरीफ लाए थे 3 दिन पहले, उन्होंने अपनी गुफ्तगू का सबसे अहम जुमला उनका यही था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, जिससे बाकी तमाम चाहे IMF का दोबारा जाना या ना जाना, तो पाकिस्तान में जो रोजगार का नया पैदा होना, सब चीजें उससे जुड़ी हुई। वेरी इंपॉर्टेंट सर, थैंक यू वेरी मच खुर्रम दस्तगीर साहब, हमारे साथ अपने थॉट शेयर करने का। सर आपकी बात, आपने कहा सर जो एक्सपोर्टर्स हैं, मैं इशारा इस तरफ इससे मुरादी तो अब MNA है, जाहिर बात है, लेकिन आपने कहा वो फिक्स रिजीम से में दोबारा आ जाएंगे। उम्मीद यही की जा रही है बड़ी ज्यादा। मेरी और आपकी क्लास जो है जो कि सबसे सैलरीड क्लास का कोई नहीं, बिल्कुल बेगम रहें आप, कुछ भी नहीं होगा। बड़ी माइनर किस्म की कुछ चेंजेस आए तो आए रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स के लिए, अलबत्ता वो जो उनका टैक्स लाइबिलिटी 30% बढ़ गई थी, चूँकि आम सैलरी क्लास से भी वो ऊपर चले गए, तो उसकी उम्मीद है। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो स्टेशनरी के बारे में है, मोबाइल्स के बारे में है। मैं समझता हूँ कि ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं, आप ये देखें कि स्टेशनरी जो है अगर उसके ऊपर आप GST लगाएंगे तो एजुकेशन, और आप ये देखें उसके अंदर अगर एग्जेम्पशंस के ऊपर जाएं, पेंसिल्स, शार्पनर जो हैं, एक्सरसाइज बुक्स, इस तरह की चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस पर थोड़ा सा हुकूमत को गौर व फिक्र करना चाहिए। और मोबाइल के ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जो बड़े मोबाइल आईफोन मैं यूज़ करता हूँ मेरे ऊपर टैक्स लगाएं, लेकिन जो छोटा मोबाइल है उसके ऊपर जो है मैं समझता हूँ 18% GST जस्टिफाई नहीं करता। हाइब्रिड कार्स की भी बात हुई थी, हाइब्रिड कार की उम्मीद है कि वो भी शायद जो है वो वापस हो जाए। तो आपकी इतनी तवाना आवाज़ है, आपने कहा सेल्ड क्लास के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो आपकी इसका ना आवाज़ मैटर ही नहीं करती। डेफिनेटली ये बात ठीक है, लेकिन चूंकि वजह एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक और कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए, और वो मैं समझता हूँ कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान के लोगों के सामने होना चाहिए। सैलरीड क्लास 375 अरब रुपए का टैक्स दे रही है, मोर देन एनी अदर सेक्टर। एक्सपोर्टर्स 80 से 90 बिलियन का टैक्स दे रहे हैं इस मुल्क के अंदर। तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट को भी जो है वो सामने रखना चाहिए, और ये बर्डन जो है ये इक्वली सब ने शेयर करना है, हम सबको शेयर करना पड़ेगा। तो इक्वल तो नहीं है ना, मैं यही तो कह रहा हूं ना, आज नहीं है, आप ठीक है कर लें, लेकिन कभी ना कभी ये प्रेशर आना है, और हमें देखें हम सबको उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। एग्जेम्पशंस चाहे किसी भी तरह की हो, किसी के लिए भी वो ठीक नहीं होती। सर क्या कहेंगे इख्तियार बेग साहब? देखिए पार्शली तो एग्री करूँगा मैं मेहताब साहब से। जहाँ तक सवाल है हाइब्रिड कार्स का, मैं कह रहा हूँ दुनिया का ट्रेंड देख लें ना आप, दुनिया में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स को इनकरेज किया जा रहा है। फ्यूल जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, उसको डिस्करेज किया जा रहा है। पोल्यूशन भी है, क्लीन एनर्जी की तरफ महंगा जा रहे हैं। इम्पोर्ट बिल है, ग्रीन क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, और आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं, उस पर ड्यूटियाँ लगा रहे हैं, सेल टैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं। तो ये चीज़ एनॉमली है, और चीख के नजर आती है कि एनॉमली है, तो उसको इंशाल्लाह और हम सब कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले आईनी ओहदों का गलबा तो लेना चाहते हैं, लेकिन बजट का मलबा नहीं उठाना चाहते। मुझे पता था ये सवाल आप करेंगे, और उसका मैं जवाब आपको हकीकतन ये देना चाहूँगा कि हमें अगर बजट में मशावरत में बैठा लिया जाता तो हम एक अच्छा इनपुट देते। हमारे कुछ एरियाज में अपनी अभी भी तो दिया जा सकता है, तजवीज़ अभी पास तो नहीं हुआ ना। 2 दिन पहले शुरू हुआ है, और बजट अनाउंस होने के बाद, IMF से नेगोशिएशन होने के बाद उसको रिवाइज करना इज अ टास्क। लेकिन मैं इस बार समझ रहा हूँ, क्योंकि सेनेट ने भी 128 रिकमेंडेशन दी है, और हम कौमी असम्बली से पिछले 4 दिन से बहस होकर बड़ी कंक्रीट हमारे पास प्रपोजल है, और लोग आके मिल रहे हैं। जैसे आज मैंने कहा कि दूध वाले आए हुए थे, इसी तरह इंडस्ट्री आई थी जो एक्सपोर्टर्स, वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, उन्होंने अपना केस प्लीट किया है। तो
वैलिड ग्राउंड है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो तमाम चीजें रिटेलर्स और मैं होलसेलर्स किसी के हद बारे तक- में क्या राय है? हैं? रिटेलर्स और होलसेलर्स को भी तो लाना था ना, डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बातगश्त हम देखिए सुन रहे 3 थे। चीजें आईएमएफ ने कही थी जिसपे उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल कहा था कि नथिंग लेस। पहला उन्होंने कहा था रियल एस्टेट, दूसरा किया था रिटेलर एंड होलसेलर, और तीसरा उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर। वो तीनों पे क्या हुआ? अब तीनों को मैं बतला देता हूँ। रिटेलर एंड होलसेलर पे क्वाइट है कि मैंने अपने जाने में पूरी ज़िंदगी ये करता आया हूँ, बाजार तजिया ये वो मैं घुसा हूँ, लेकिन मुझे वाजे मेहताब भाई नहीं पता चल रहा है कि रिटेलर पे लगाया है 1 जुलाई से या नहीं लगाया। लेकिन अब फाइनेंस आइए मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ एक नशरी मिनट जरा न्यूज़ में सर, कह रहे हैं कि अब 1 आप जुलाई आ से लग रहा है। जाइए, वो कह रहे हैं कि ओके, लेकिन आपने कहा बजट बुक्स में नहीं नजर आया मुझे आपको। नजर नहीं। अब दूसरी चीज़ है रियल एस्टेट। यस, वहाँ तो तबाह बर्बादी करती उन्होंने तो अब रियल एस्टेट में कोई छुएगा नहीं, करीब से नहीं जाएगा। रियल एस्टेट में उन्होंने एक तो फाइनल वैल्यूएशन का जी। चला है जो एफबीआर की, वो मोरलेस मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं, 90% जैकअप। तो एक ये, दूसरे 5% सेंट्रल एक्साइज, फिर कैपिटल गेन चाहे 3 साल के बाद बेचे, चाहे 5 साल के बाद बेचे, चाहे 10 साल के बाद बेचे, गेन लगेगा। तो वो जो एग्जाम्पशन थी, जो छूट थी, वो किस लिए की थी? वो छूट इसलिए की थी कि ये जो मार्केट में ट्रेडिंग होती है, मैंने लिया, मैंने मेहताब भाई को बेचा, मेहताब भाई ने आपको अनवर सबको दे दिया, और उससे पैसे वो न हो। और अगर वो रियल इन्वेस्टर अपने लिए रखता है तो रखे, और अगर वो उस पीरियड गुजरने के बाद बेचता है तो कोई मजायका नहीं अब है। वो exemption खत्म कर दी। हाँ, तो वो गेन 10 साल के बाद जैसे कोई गेन नहीं था, ठीक है। तो वो सब खत्म कर दिया है। तो आप रियल एस्टेट सेक्टर को ठप करने के माने अब 40 सेक्टर को बैठा रहे हैं, क्योंकि उससे जिसमें सब related पाइल होते भी हैं। हैं, जिसमें टाइल्स भी हैं, जिसमें सैनिटरी है, जिसमें वुड है, स्टील है, सीमेंट है, ठीक। पेंट है। तो आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन ये कर दिया है कि रियल एस्टेट सेक्टर में फिलहाल मुझे कोई सेंस नहीं नजर आ रहा है कि कोई आदमी उसमें घुसने की हिम्मत भी करे। एग्रीकल्चर, सही है ना। अब एग्रीकल्चर में कुछ नहीं हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग कहते हैं कि पावरफुल लॉबी है, कुछ आपकी जमींदार जमात के हैं, लोग, जमात वडेरे भी जो हैं, हैं, वो भी इस वो हवाले भाई से- हम बैठे हुए हैं वहां पे, ऐसे कोई बात नहीं नहीं, है। नहीं, आपकी अब जमात बड़े में रूरल वोकल सेल के लोग भी बड़े हैं, लोग हैं। लेकिन प्रपोज तो करना था, फेज वाइज कर लो खुदा के वास्ते। ठीक है। 23% अनवर हिस्सा है एग्रीकल्चर Yes. का इकोनॉमी में, नहीं इकोनॉमी में, मैं वही कह रहा हूं। जीडीपी में 23% और है, बजट और में, टैक्स टैक्स में- देता है एग्रीकल्चर 0.5%। पीनट्स 0.5%। इंडस्ट्री का है 20%, टैक्स देखता है 67%। तो यार ये चीजें वो हैं जो इम्बैलेंस हैं। तो सर ये जो सारे तो मिल रहे हैं, तो हेल्थ सेक्टर वाले क्या करें? वो भी जाके मिल रहे हैं? नहीं, ये बता रहे मैं डायग्नोस्टिक सेंटर जो डिवाइसेस है स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। इस प्रोडक्ट कोई खुशी से नहीं डालता, लग्जरी नहीं है। जब झटका लगता है अल्लाह माफ करे। और आधा सांस रुकता है तो उसके फैमिली लेके जाती है, उधर भी दूसरा झटका अगर लगे प्राइस सुन के तो वो तो गया। तो खुदा की ये तो वास्ते। खैर होना राइटर में आपने कहा। जफर साहब, मुतबादिल क्या हो सकता है? देखिए, एक बात तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान टैक्स से ही चलती है। जी बिल्कुल। सर बताइए, आप ज़कात खैरात से तो इदारे चला सकते हैं, पूरा एक मुल्क नहीं चला सकते। क्या मुतबादिल एवेन्यूज़ हो सकते हैं? जैसे इन्होंने एक तो एग्रीकल्चर की बात की है, वो नहीं हुआ। आपसे मैं अगर जानना चाहूँ, आप बताएंगे क्या कोई लोकल प्रोडक्शन की तरफ भी जा सकती हैं हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां खुद से? क्योंकि आपने कहा ज़्यादातर इंपोर्ट पे बेस्ड है, हम खुद कफालत की तरफ भी बढ़ें ताकि वो जो टैक्सेस हैं या लोगों को ज़रा सस्ते दामों चीज़ें मिल जाएं। बहुत अच्छा राइट पॉइंट है आपका। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना के दौरे पे थे, तो फॉर्चुनेटली आई वाज पार्ट ऑफ द डेलीगेट। तो वहाँ पे जो डिस्कशन चल रही थी वो यही थी कि वी नीड टू मूव के हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में जाएं सबसे पहले। जी। तो दिस इज़ द राइट स्टेप कि अगर हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें विद द लोकल प्रोडक्शंस, और एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और रेमिटेंस डाल के आई थिंक अराउंड 60 बिलियन है, और हमारी इंपोर्ट अराउंड 76 बिलियन है। तो इस गैप को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तो आपके इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें, IMF के पास जाना है, जो आपको पेमेंट्स करनी है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। तो इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे ख्याल में जो लोकल प्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे मुल्क में जो कंसेप्ट है कि मेड इन पाकिस्तान, अभी जो लोकलाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है वो फुली इस्टेब्लिश नहीं है, स्पेशली हेल्थ के अंदर। अब फार्मास्यूटिकल्स, हमारी 650 फार्मास्यूटिकल कंपनी है पाकिस्तान में, अराउंड 100 कंपनीज ऐसी हैं जो 90% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
बाकी बहुत ज़्यादा जो है वो खसारे में है। उसके अंदर भी प्रॉब्लम यही है कि अभी भी हम जो बेसिक्स मैन्युफैक्चरिंग हैं, जो APIs की हम बात करते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो बांग्लादेश हमसे आ गया इसके अंदर, वो अब एक्सपोर्ट्स में चला गया। अब जब हम डिवाइसेस की बात करते हैं तो हम 100% इम्पोर्ट ड्रिवन है। इंडिया $30 बिलियन की एक्सपोर्ट्स में जा रहा है। तो दिस इज द गैप कि हमें यहाँ पे जो मैं ये समझता हूँ व्हाट इज द मिसिंग लिंक? मिसिंग लिंक मैं जो समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक लोकलाइजेशन के कंसेप्ट को गवर्नमेंट लेवल पे प्रमोट नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारा जो इंडस्ट्री और जो आपने भी बात की रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए बात की इन्होंने कि वो प्रोफेसर्स को, जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट्स के दरमियान एक ब्रिजिंग होनी चाहिए, वो नहीं है कि जब तक आपकी R&D स्ट्रांग नहीं होगी तो आप लोकल प्रोडक्शन में जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली एग्रीकल्चर के अंदर भी हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने साइंटिफिक बेसिस के ऊपर अपनी प्रोडक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। हमें जब तक साइंटिफिक बेसिस के ऊपर अपनी प्रोडक्शन को नहीं लेके आएंगे, वी कांट मूव। क्योंकि अभी तक हमें साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके अपनी मीट प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल अभी चाइना के ट्रिप में बड़ी कि चाइना जो है वो $12 बिलियन का सिर्फ बीफ इंपोर्ट कर रहा है ब्राज़ील, अर्जेंटीना और लैटिन अमेरिकन कंट्री से और ऑस्ट्रेलिया से। हम पाकिस्तान उसके नेबर कंट्रीज है, हमसे लॉजिस्टिकली हम सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंट्री है कि यहाँ से बाई रोड जाए। और हमारे पास अगर हम मीट प्रोडक्शन फार्मिंग को स्ट्रॉन्ग करें, ऑफ कोर्स हम ऐसे टूल यूज़ करें कि हमारी मीट प्रोडक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और डेफिनेटली ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ से हम बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये वो एवेन्यूज़ हैं जो हम यहाँ पे अगर हम हाईलाइट करें, लोकल ट्रेडर्स को, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करें, तो डेफिनेटली आई थिंक ये डेफिनेटली बहुत से MOUs वहाँ साइन हुए, तो आप लोगों की फील्ड में भी कोई? जी हमने वहाँ पे MOU साइन किया, हमने कोई 5 MOU B2B किया है या G2G हुआ है? नहीं B2B थे बहुत सारे। अच्छा। और हमने भी वहाँ पे MOU साइन किया टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के ऊपर और लोकल प्रोडक्शन के लिए, खासतौर पर डिवाइसेस में और डायग्नोस्टिक किट्स के लिए। चले अल्लाह करे वो। मगर एक बात मैं ज़रा सा कर रहा हूँ, इन्होंने एग्री इनपुट्स पे भी सेल टैक्स लगा दिया है। एग्री इनपुट्स में ट्रैक्टर आता है, सीड्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं। बिल्कुल। अब ये एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर होगी, हर वो चीज़ जो पैदा होगी ज़राई या जिनास उसकी वो महंगी होंगी, तो वो तो इन्फ्लेशन कम होने के बजाय ऊपर ही जाना है। हाँ, ये मैं जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर बात है जो वी आर क्लोज टू आवर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसमें तो बताया गया कि जो इन्फ्लेशन उसमें खातिर खा कमी आई है और 38% से 12% पे या 11.8 की बात आई है। 11.8 और हमने देखा 150 बेसिस पॉइंट शरह सूद में भी कमी आई है। इस बजट के बाद आप किस तरह देख रहे हैं आइंदा माली साल में, चूंकि तो रवा हफ्ते में अप्रूव हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा बजट, इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी या ठहराव रहेगा? देखिए, हुकूमत ने टारगेट जो है ना वो 12% का रखा है अगले साल ऑन एवरेज। लेकिन जैसे आपको मैं बताऊं कि इन्फ्लेशन जैसे ग्रेजुअली बढ़ती है, ऐसे ही ग्रेजुअली कम भी होती है। और ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं इन एग्जम्पशंस की विड्रॉल के बाद, आप ये देखें कि बेस हमारा हायर है, तो उसके ऊपर आप जब 12% इन्फ्लेशन, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत भी ये समझ रही है कि ये ऑन एवरेज तो इन्फ्लेशन यानी कुछ 6 या 8 महीने के बाद कम होनी शुरू होगी, लेकिन बेस इफेक्ट की वजह से ये भी हायर साइड पे जो है वो रहेगी। आम आदमी को ये नहीं महसूस होगा कि प्राइसेस में कमी हो गई है, लेकिन अगर आप फिगर्स में देखेंगे तो हायर बेस की वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। मैं 3 बातें जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक, इन्होंने रिटेलर्स की बात की है। हाँ। रिटेलर्स के बारे में हुकूमत ये कह रही है कि हम 30 जून के बाद एक सिंप्लीफाइड स्कीम, चूँकि जून पिछले साल के बजट में एक हुकूमत के पास ये इख्तियार है वो कोई स्कीम इंट्रोड्यूस कर सकती है, एक तो वो वहाँ पे कर रहे हैं। अभी रिटेलर्स को अगर आप देखें, हमने मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एक टैक्स लगा दिया है कि वो होलसेलर और डीलर से वो जो है वो चार्ज कर लेंगे, तो वो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट के अंदर जो है वो आ जाएगा। एक तो ये बात है, एक उनके लिए स्कीम लाने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और रिटेलर्स जितने सुनने वाले हैं, अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क को टैक्स दें। अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके हम जाना, अल्लाह का वास्ता लेकर टैक्स ले रहे हैं, टैक्स इज नहीं, नॉट लग्जरी, इट हैज, यू हैव टू स्टेट गिव की द टैक्स। डायरेक्ट ताजिर दोस्त स्कीम एक इंट्रोड्यूस कराई थी, 32,000 रजिस्ट्रेशन सिर्फ अभी तक हुई है। हुआ है, जो कुछ भी नहीं है। अच्छा, लाखों में नहीं होना तो था। मैं यही कहा, वास्ते अल्लाह के वॉलंटरी जो दे रहे हैं। पीरियड के अंदर सिर्फ 78 लोगों ने उसके अंदर आए थे। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये मुल्क कैसे चल सकता है कि जब इतने पैसे कमाने वाले लोग टैक्स नहीं दे रहे, आप सैलरी क्लास से। इतने सॉफ्ट क्यों हैं फिर? मैं सॉफ्ट नहीं हूं, हुकूमत को आप हार्ड। हुकूमत के हवाले से क्या? मैं समझता हूं जी कि ये पॉलिटिकल इशू है, वो उनके पास स्ट्रीट पावर है, लेकिन अब रियासत को फैसला करना है कि आप टैक्स सबसे लें। और रिटेलर्स, एग्रीकल्चर की बात इन्होंने की, मैं उस पर बात करना चाहता हूं।
देखें ये इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, प्रोविंसेस के पास ये इख्तियार है। प्रोविंसेस को किसने रोका है कि आप अपने बजट के अंदर, मैं पंजाब के ऊपर क्रिटिसाइज ज्यादा करना चाहता हूं, आपने टैक्स फ्री बजट दे दिया, आपने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स को क्यों नहीं बढ़ाया? मतलब देखें आप, ये जो फिस्कल फेडरलिज्म का इशू है, सूबों को मिलकर ये काम करना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है वो ये है सर कि देखें ये जो प्रॉपर्टी की बात इन्होंने की, प्रॉपर्टी के ऊपर बड़े टैक्स बढ़े हैं, लेकिन मुझे ये बताएं बाकी टैक्स तो हुकूमत के इख्तियार में है। ये जो एफईडी है, एफईडी मैं समझता हूं कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये चैलेंज हो जाएगी। एफईडी स्टैंड्स फॉर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 5% लगाई है ट्रांजैक्शंस के ऊपर। ये फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार ही था, ये लगा दी है, ये चैलेंज हो जाएगा कोर्ट के अंदर। और उसकी आपने डेफिनेशन को स्ट्रेच कर दिया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू और वो लीगल इशू बनेगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर इनकम और ये जो रिटेलर्स हैं, टैक्स नेट में लाना पड़ेगा इन्हें। मिर्जा साहब मैं जानना चाहूँगा, मैं चूँकि सवाल खुर्रम दस्तगीर साहब से किया था, जो स्पीच भी की थी आसफा भुट्टो साहबा ने, जिसमें उन्होंने कहा कि आवाम दोस्त बजट नहीं है। तो जब सवाल ये है कि अब आप लोगों के मामलात भी जो हैं वो रिजॉल्व हो गए नून लीग के साथ, आप लोग जब इस बजट को वोट करेंगे और ये बजट पास होगा, तो फिर ये जो बयानियाँ है कि आवाम दोस्त बजट नहीं और उसमें वोट भी दे रहे हैं, ये तो कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सी स्टेटमेंट नहीं? में आप चीज़ भूल रहे हैं ना, वो क्या? वो हमारी सिफारसात में उन्हें किसी हद तक मानना होगा। हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते कि इस तरह के बजट को एक्सेप्ट कर लें या गरीब पिसा हुआ हो, जहाँ पे ये इतना सी चेंज आएगा इस बजट तजवीज़ में, जिसको वो टैग कर रही है कि आवाम दोस्त बजट नहीं है, तो आप समझते हैं 360 डिग्री के एंगल से चेंज आ जाएगा? काउंटर देंगे, हम बिल्कुल दे रहे हैं और प्रॉपर नोटिंग हो रही है। तो हम जैसे सैलरी क्लास पे हमने स्लैब कम करने को कहा है, वो आपने क्या करा है? एक तरफ तो आपने 15% और 20% तनख्वाह बढ़ा दी है, दूसरी तरफ टैक्स बढ़ा दिया, वो मोरलेस मुश्किल 5% मिल रहा है। ये गिमिक्स नहीं होने चाहिए। एक आदमी को आप रिलीफ दे रहे हैं, भाई उसको रिलीफ दें। ये तो नहीं है कि आप इस हाथ से देके उस हाथ से निकाल लिया। तो हमने इस तरह की चीजों का अपोज करा है। ठीक है। और आसफा साहब ने भी कहा और कल बिलावल साहब के 11 बजे पार्लियामेंट वो है पॉलिसी स्टेटमेंट आपको मिलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारे पॉलिसी स्टेटमेंट वाज़े नज़र आएगा आपको। ठीक है। और उनको एड्रेस भी करना होगा, अगर वो अलाय और इम्पोर्टेंट हमको पार्टनर समझते हैं, उसको एड्रेस भी करना होगा, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हम उनके साथ अलाय ज़रूर हैं, लेकिन अगर मुशावरत कर ली जाए होती तो पहले हो जाती। ठीक है, ये पॉइंट तो अब भी टाइम है, क्योंकि बजट बहस बाकी है। जाहिर बात है, अभी तो मैंने ये कभी तो पास नहीं हुआ। दूसरा नुकता जो उन्होंने कहा कि क्या अमर माने हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाया गया सूबों ने? आपसे सवाल है। अच्छा, क्या अमर माने हैं? देखें, बिल नहीं है वहां पर। मैं साफ कहूं, लपेट सपेट के बात नहीं जैसे आप अभी तक सारी जैसे मैं अब तक खुल खुला के बात कर रहे हैं। रिट हुकूमत की चाहिए बहुत बड़ी, और विल रिटेलर के लिए भी। रिटेलर में भी पहले ये होता था कि 20 MNA शब्बर जैदी के पास चले जाते थे और वो स्कीम शेल्फ हो जाती थी या मॉडिफाई हो जाती थी फिक्स टैक्स रिजीम की तरफ, और जान छूट जाती थी 20 MNA की। तो और एग्रीकल्चर में भी यही एग्रीकल्चर में तो जो 25 MNA पॉलिसी मेकर्स वो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। हाँ। तो आपको एक बार अपनी रिट हुकूमत को दिखानी पड़ेगी, और ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ आप जा रहे हैं, किसी एक सेक्टर को आप टैक्स नहीं कर रहे, ये गलत है। ये एग्रीकल्चर का क्या हो, ये रिटेल का क्या हो? नो, we are going towards documentation of economy and equitable taxation of all the sectors। और हर सेक्टर को। और इनकम पे जो प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स होगा। ये ब्रॉड बेस बात कर रहे हैं हम एक सेक्टर की बात नहीं कर रहे। हम क्यों पूरा बने, रियल एस्टेट को जी नहीं लिया उनको ले ले, एग्रीकल्चर को नहीं लिया उसको नहीं। वो सेक्टर्स जो ग्रे इकोनॉमी से चल रहे हैं, जिनमें डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी हुआ ही नहीं, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जैसे ये 32,000 उन्होंने किए, कितने लाख होने थे आपको, तो इनको मैं समझता हूं आना पड़ेगा, विलिंगली या अनविलिंगली। और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ गाजर ही और है, हम भी जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए हमने सपोर्ट करा कि फिक्स टैक्स रिजीम, उसके वैलिड रीजन है कि एक्सपोर्टर अफोर्ड करे। सर वो आगे नुकता आ गया, मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
सर बट द वे फॉरवर्ड, आप चाइना प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजिट हुआ और खुरम साहब ने भी जिक्र किया कि चाइनीज़ मिनिस्टर भी आए हुए थे और उन्होंने तो इंटरनल स्टेबिलिटी की भी बात की जो बहुत नागुज़ीर है, और उसके लिए हमने जैसे इब्तदाई में बताया कि एक ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम मुहिम को दोबारा से मुतरक किया जा रहा है। क्या होना चाहिए आपकी राय में? आप चाइना गए, उनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो पूरी दुनिया के लिए है, हम क्या उनसे लर्न कर सकते हैं? मफाहमत की यादाश्तें तो हम कर रहे हैं, सीख भी क्या सकते हैं? डेफिनेटली जी, चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी है एंड दे आर प्रोसीडिंग टुवर्ड बिगेस्ट इकॉनमी एज वेल। उसके अंदर मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा ये है कि कंसेंसस यही है कि गवर्नमेंट एंड दे आर ऑल ऑन द सेम पिच। और जो मैं यहाँ पे देखता हूँ एज ए बिजनेसमैन या एज ए कॉमन मैन कि यहाँ पे जो कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट है, जिस तरह मेरे कोलीग्स ने भी फरमाया, इन्होंने भी किया कि हम जब तक वी आर हैव टू बेस्ड इंक्रीज यानी सबके लिए होना चाहिए और यूनिफॉर्म लेवल्स के ऊपर सबको आगे लेके आएँ और टैक्स सबको पे करना है, क्योंकि टैक्स के अलावा तो कोई रेवेन्यू का और सोर्स नहीं है। और चाइना और हमारे अंदर डिफरेंस यही है कि दे आर वेरी हार्ड वर्कर और ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल नहीं होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ है वहाँ पे फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक एक जो सूबे की इकॉनमी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, ठीक है ना। अब शेंजन की जो वहाँ पे 13 मिलियन पॉपुलेशन है और उनकी 1000 बिलियन US डॉलर इकॉनमी है GDP, और हम पाकिस्तान जो 250 मिलियन US डॉलर की, आज हम 250 मिलियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और एक पूरा मुल्क है और हमारे 350 या 360 बिलियन US डॉलर है, तो उनकी एक एक प्रोविंस की इकॉनमी हमसे ज़्यादा है। वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड है चीज़ें। वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टार्टअप अगर प्रोग्राम आता है तो वहाँ पे आप समझिए 15 से 20 साल तक तो आपको कोई रेंट नहीं पे करना। इलेक्ट्रिसिटी जो एक मेजर इनपुट है इकॉनमी के लिए, वहाँ पे ऑलमोस्ट आप समझें कि उसकी कोई निग्लिजिबल वैल्यू है जिसको कुछ देते ही नहीं। और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज हैं वो रिबेट देते हैं। और फिर आप ये देखें कि वहाँ पे उनके एक प्रोग्राम्स हैं जो वो PhD प्रोग्राम्स हैं, जो वो PhD प्रोग्राम्स लेके हायर करके इंडस्ट्री को दे देते हैं, दे शुड डू R&D फॉर द इंडस्ट्री। और जब वो प्रोजेक्ट पास हो जाता है और वो जो भी प्रोजेक्ट करते हैं रिसर्च बेस्ड, वो प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो देन इंडस्ट्री पे बैक टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट कि हमें वो इंडस्ट्री उन सबको एक पिच पे लाना है और ख़ास तौर पे हमें R&D को स्ट्रॉन्ग करना है और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब तक एनर्जी में और टैक्स में रिफॉर्म्स लानी है जो पेंडिंग चलती चली आ रही है, उसमें हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। आप और जैसे उसमें भी कहा गया कि IPPs के हवाले से भी आप वही, कुछ वही। कहना मैं सर देखें, मैं समझता हूँ चाइना के 3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम। एक तो हमारे जो मैक्रो की चीज़ें, मैं उनको छोड़कर एग्रीकल्चर सेक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना से हम, मैं समझता हूँ कि इन 2 चीज़ों के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हम कर लें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी और यहाँ पे हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं, IT की भी, IT के अंदर भी। और तीसरा मैं समझता हूँ SCZs, देखें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये सारी चीज़ों पे इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और ML1 मैं समझता हूँ कि ये फ्यूचर की चाइना के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आखिर में इन्होंने एनर्जी की बात की, चाइना के साथ हमें उनका जो IPP का डेट है दैट इज़ आल्सो ए मेजर इशू। और आप समझते हैं अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब दौरे में गए थे उस पर बातचीत हुई, कोई अभी पेशरफ्त तक मुतवक्के है? कोई उस पे, चूंकि देखें यो सॉवरन गारंटीज हैं हमारी, एज ए ऑनरेबल हमें उनको कंप्लाई करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ज़रूरत है इस चीज़ की, चूंकि हम IMF के प्रोग्राम में भी जा रहे हैं तो हम उसके पीरियड को थोड़ा सा स्टैगर करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं। 5 इयर्स का बताया जा रहा है। 5 इयर्स तक उस पर बात करना चाहते हैं। देखें उसके बारे में उनका क्या जो हमारी फाइनेंशियल टीम है, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप इससे पहले भी मुख्तलिफ जो हमारे वज़राए ख़जाना रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करते रहे, आप समझते हैं कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने जो बजट दिया है उससे जो सिमत का तयन है वो ठीक किया है? देखें, टैक्सेशन बड़ी ज़्यादा उन्होंने की है, हैवी है। मैं समझता हूँ कि एक चीज़ की मुझे कमी नज़र आती है, एक्सपेंडिचर साइड पे मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आती। मसलन उस पर तो कमेटी भी बनी थी, एक सवाल भी अभी हुआ था। कमेटी काम कर रही है, आज भी उसकी मीटिंग थी, कमेटी काम कर रही है। लेकिन आप ये देखें ना, ये बजट के साथ अगर अनाउंस किया जाता तो ये मैसेज जाता कि अखराजात में भी अखराजात में भी हम और कमी बजट कर में भी रहे हैं इजाफा और है। दूसरी तरफ भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो एक्सपेंडिचर साइड है, मसलन मुझे बताया जाए PSDP हम कोई 400 अरब रुपए साल अभी तक स्पेंड किया था 950 में से, अगले साल का हमने 1400-1500 अरब रुपए 1400 अरब प्लस रुपए, 100 1500 1500 अरब। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं 1500।
तो देखें 75 अरब रुपए MNAs का MNAs ये बिल्कुल ये मैं कहना चाह रहा था 75 अरब 75 अरब या उनकी और जो सैलरी क्लास पे इजाफी टैक्स है वो भी 75 अरब का ही है। वही वही लेके सर ये फिर आपका आप ही ले गए टैक्स। ऑन दिस नोट वी हैव टू क्लोज आवर प्रोग्राम। मिर्जा अख्तियार बेग साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। जफर महमूद साहब थैंक यू वेरी मच। मेहताब हैदर इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। और खुरम दस्तगीर साहब से गुफ्तगू व्यूअर्स हमने की, आपने सुना, इसमें हमने अपना भी इनपुट डाला और जो मौजूद मेहमान आए हैं शुरका वो भी अपनी राय दे रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जब हतमी तौर पे स्पीच को वाइंड अप करेंगे और जो बजट तजवीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और इक्विटेबल टैक्सेशन होगी तमाम सेक्टर्स की, पिक एंड चूज़ नहीं होगी। और जो मेहताब ने नुक्ता उठाया बड़ा अहम है, जहाँ आप टैक्सेस की शरह बढ़ाते हैं वहाँ अखराजात में भी कटौती करें ताकि मैसेजिंग जाए कि सब ने बोझ मिलकर उठाना है। प्रोग्राम सचते में नशिश कैसी लगी अपने फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद उमरुल हसन और सचते के ब्रॉडकास्ट टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।